नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। चलिए, आज एक ऐसी छिपी हुई साइकोलॉजिकल मशीनरी का पर्दाफाश करते हैं जो हमारे ही दिमाग को जाने पहचाने दुख और तकलीफों के एक एंडलेस लूप में फंसा कर रखती है। ये एक ऐसी दिलचस्प यात्रा होने वाली है जहां हम समझेंगे कि आखिर क्यों हमारा अपना दिमाग ही अक्सर हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। कार्ल युंग का ये कोट वाकई कमाल का है। ये उस खराब किस्मत या बैड लक के मिथक को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग खुद ही एक्टिवली हमारे बार बार होने वाले डाउनफॉल की वास्तुकला या प्लानिंग तैयार करता है। ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक अनसुलझी पहेली है जिसे जीवन में बार बार दोहराया जा रहा है। आज के इस सफर में हम मुख्य रूप से इन 4 पड़ावों से होकर गुजरेंगे। पहला, विनाश की वास्तुकला। दूसरा, रिश्तों में अचेतन जाल। तीसरा, वास्तविक विकास का विज्ञान। और अंत में बात करेंगे परिवर्तन की असली कीमत के बारे में। तो आइए आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, विनाश की वास्तुकला। यहाँ हम समझेंगे कि आखिर क्यों दिमाग उस बदलाव को रोकता है जो हम खुद अपनी जिंदगी में चाहते हैं। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिसे हम अहंकार या ईगो कहते हैं, वो असल में हमारा कोई दोस्त नहीं है। ये सिर्फ एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है जिसे बचपन के घावों से बचने के लिए बनाया गया था। ये अनजानी आज़ादी की जगह उस तकलीफ को चुनना पसंद करता है जिसे ये पहले से जानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सच्ची आज़ादी पाने के लिए उस पुरानी पहचान को मरना पड़ता है, और ईगो बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा हो। इन छिपे हुए डरों पर ज़रा गौर कीजिए। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे हमारा दिमाग सफलता की दहलीज पर पहुंचते ही अचानक से कोई क्राइसिस खड़ा कर देता है, या अचानक हमारा इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। ये सब क्या है? ये सब सिर्फ इस नाजुक आंतरिक ढांचे को बचाने की कोशिश है। महानता या पूरी जिम्मेदारी हमारी उस पुरानी पहचान के लिए एक सीधा खतरा होती है। और ये बात बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि समय से पहले अपने गोल्स दूसरों को बताना कैसे हमारे नर्वस सिस्टम को धोखा देता है। जैसे ही हम अपनी योजनाओं का ऐलान करते हैं ना, दिमाग को सफलता का एक झूठा एहसास होता है, एक फेक सेंस ऑफ कंप्लीशन। और बस वहीं पर वो एनर्जी और मोमेंटम खत्म हो जाता है जो असल में उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी था। आइए अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रिश्तों में अचेतन जाल। यहां हम देखेंगे कि कैसे यही ईगो प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इंसानी रिश्तों में भी दिखता है और अक्सर उन्हें बर्बाद कर देता है। कार्ल युंग ने इन 4 डिस्ट्रक्टिव डायनामिक्स को बहुत ही खूबी से समझाया है। सच तो ये है कि लोग शायद ही कभी किसी इंसान के असल प्यार में पड़ते हैं। इसके बजाय होता ये है कि हम अपने खुद के अधूरे इंटरनल कामों को पूरा करने के लिए किसी और के साथ एक साइकोलॉजिकल लेन देन में उलझ जाते हैं। अब इस फ्यूजन या विलय के कॉन्सेप्ट को ही ले लीजिए। बाहर से देखने पर यह एकदम परफेक्ट और गहरी इंटीमेसी जैसा लगता है, लेकिन रियलिटी में ये एक डेवलपमेंटल फेलियर है। ये इंसान के अंदर ऐसी गहरी निर्भरता पैदा कर देता है जो उसे एक आज़ाद और पूरा इंसान बनने ही नहीं देता। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आता है कि रिश्तों में असली ग्रोथ तभी शुरू होती है जब एक इंसान अपनी अधूरी काबिलियतों का बोझ उठाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना बंद कर देता है। जब वो प्रोजेक्शन का पर्दा हटता है ना, तभी असली इंसान सामने आता है। चलिए अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, वास्तविक विकास का विज्ञान। इन सारे इल्यूजन्स के टूटने के बाद असल में खुद को दोबारा बिल्ड कैसे किया जाए, आइए इसके बिहेवियरल साइंस को समझते हैं। इस तरह से सोचिए, एक म्यूजिशियन है जो अपना फेवरेट गाना आराम से 100 बार बजाता है, और दूसरा वो है जो उन 4 लाइंस को बार बार पेनफुली प्रैक्टिस करता है जहां वो अटक रहा है। पहला वाला सिर्फ सीखने के भ्रम में है। असली न्यूरोप्लास्टिसिटी तो सिर्फ दूसरे तरीके से ही ट्रिगर होती है। असली लर्निंग हमेशा थोड़ी अनकंफर्टेबल ही होती है। किसी भी स्किल को सीखते वक्त एक टाइम ऐसा आता है जब लगता है कि बस अब और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। ये जो विजिबल प्रोग्रेस रुकी हुई लग रही है ना, ये दरअसल ब्रेन के नए कनेक्शंस को स्टेबलाइज करने का बायोलॉजिकल प्रोसेस है। दिमाग सरफेस के नीचे अगली बड़ी छलांग के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। बीएफ स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग को याद कीजिए। जब कोई अपनी बुरी आदत को धीरे धीरे कम करने की कोशिश करता है, मान लीजिए एक स्मोकर दिन में सिर्फ 5 सिगरेट पीने का सौदा करता है, तो ये बिल्कुल एक एडिक्टिव स्लॉट मशीन की तरह काम करता है। कटिंग बैक करने से आदत खत्म नहीं होती, बल्कि वो उस रिवॉर्ड सिस्टम की वजह से और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है एक्सटिंक्शन बर्स्ट का ये विजुअल मैप। ये बहुत क्लियर वार्निंग देता है कि किसी भी आदत का मेंटल सर्किट पूरी तरह टूटने से ठीक पहले वो बिहेवियर अचानक से बहुत ज्यादा उग्र और कंपल्सिव हो जाता है। ये फेलियर का साइन नहीं है, बल्कि इस बात का प्रूफ है कि सर्किट टूटने का प्रोसेस असल में काम कर रहा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सब कुछ विल पावर से ठीक हो जाएगा, लेकिन विल पावर सिर्फ एक नाजुक सी कहानी है जो दिमाग खुद को सुलाता है। सही मायने में किसी बिहेवियर को खत्म करने के लिए कोई विल पावर नहीं, बल्कि एक ऐसा रूथलेस फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए जहां उस पुरानी आदत को दोहराना फिजिकली नामुमकिन हो जाए। सिर्फ 90 मिनट, यही वो मैक्सिमम लिमिट है जहां तक ब्रेन असल में कॉग्निटिव इंटेंसिटी मेंटेन कर सकता है। इसके बाद दिमाग सीखना बंद कर देता है और थकावट में की गई गलतियों को ही अपने न्यूरल आर्किटेक्चर में फीड करना शुरू कर देता है। तो ज्यादा घंटे काम करने का मतलब हमेशा ज्यादा सीखना बिल्कुल नहीं होता। जोश वेत्स्किन का मास्टर बनने का ये अप्रोच कमाल का है। उनका मानना है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने की उस कंफर्टेबल इच्छा को रोकना पड़ता है, इसके बजाय किसी एक छोटे से कंपोनेंट को पूरी तरह से मास्टर करने की तकलीफ को झेलना होता है। इसे ही चंकिंग कहते हैं। जब एक बार बुनियाद ऑटोमेटिक हो जाती है तो आगे की मुश्किलें अपने आप हैंडल हो जाती हैं। अब हम इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, परिवर्तन की कीमत। यहां हम समझेंगे कि इस नए ऑथेंटिक ग्रोथ को बनाए रखने की फिलोसॉफिकल रियलिटी क्या है। एलन वॉट्स के इन शब्दों से इंस्पिरेशन लेते हुए ये समझना बहुत जरूरी है कि जिसे हम सेल्फ या मैं कहते हैं वो एक बहती हुई प्रोसेस है। इसे एक परमानेंट, कभी ना बदलने वाली चट्टान समझ लेना ही हमारी सबसे बड़ी और गहरी साइकोलॉजिकल पीड़ाओं का कारण बनता है। द बैकवर्ड्स लॉ या विपरीत नियम ये कहता है कि दिमाग जितनी जोर लगाकर परमानेंस या सिक्योरिटी ढूंढता है, उसे उसकी कमी उतनी ही ज्यादा महसूस होती है। किसी पल, किसी रिश्ते या किसी पहचान को हमेशा के लिए एक ही जगह पर जमाने की कोशिश करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहते हुए पानी को कागज में लपेटने की कोशिश करना। जीत हमेशा पानी की ही होती है और हमारी ये घबराई हुई पकड़ सिर्फ उस मौजूदा पल को खराब करती है। किसी चीज के खत्म होने पर जो दुख होता है ना, जरूरी नहीं कि वो हमेशा गहरे प्यार का ही प्रूफ हो। अक्सर ये इस बात का प्रूफ होता है कि एक इंसान ने उस टेम्पररी रिश्ते का इस्तेमाल अपनी परमानेंट आइडेंटिटी की कमी को पूरा करने के लिए किया था। सच्चा प्यार आगे बढ़ने देता है, जबकि लगाव वो उस हमेशा बने रहने की भूख में सामने वाले का दम घोट देता है। चलिए देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। कार्ल युंग का अल्टीमेट गोल यही था, इंडिविजुएशन। एक ऐसी धीमी, बिना चमक-दमक वाली प्रोसेस जहां इंसान ईगो की उस सिंबॉलिक डेथ को सरवाइव करता है, जहां वो अपनी डार्क साइड का सामना करता है और एक ऐसी इंटरनल लाइफ बिल्ड करता है जिसे जिंदा रहने के लिए बाहरी सहारे की जरूरत नहीं होती। और इसीलिए इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल सा सवाल सामने आता है। दिमाग इस वक्त ऐसी किस टेम्पररी पहचान को बचा रहा है जिसे उस आने वाली असली जिंदगी के लिए अब नष्ट होना ही चाहिए? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।